औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एज़ इफ़। एज़ इफ़ का मतलब है ऐसे जैसे, गोया के या जैसे के। हम उर्दू के सेंटेंसेस में इस तरह के जुमले आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एज़ इफ़ मीन ऐसे जैसे, या जैसा के, जैसा के, या गोया के। उर्दू के जुमलों में ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रांसलेशन के लिए आप एज़ इफ़ इस्तेमाल करोगे। और एज़ इफ़ वाला केस सेम ऐसे ही है जैसे वुड दैट वाला आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी आपके सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो है वो किसी भी टेंस से ताल्लुक़ उसका हो सकता है, और जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें आप गोया के वाला यूज़ करेंगे। और उसमें एज़ इफ़ जब यूज़ होगा तो उसके बाद या उसमें वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। अगर उसमें वर्ब होगा तो आप हेड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर एडजेक्टिव होगा तो ऐसी सूरत में आप एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो होगा आपका वर। ठीक है, तो सेंटेंस हम लेते हैं। अगर मैं दोनों को अलग अलग से एडजेक्टिव और वर्ब को अलग अलग लिख दूं आपको, यहाँ पर देखिएगा वर्ब लिख रहा हूं मैं। ये आपका वर्ब का होगा और ये एडजेक्टिव का हम ले लेते हैं। एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो अगर सेंटेंस आपका एडजेक्टिव वाला हो, एडजेक्टिव वाला, वो ऐसे चिल्लाया गोया के बच्चा हो। अब बच्चा होना वर्ब नहीं है, चलिए जुमला लिखते हैं। वो ऐसे चिल्लाया गोया के बच्चा हो। अब बच्चा होना, बूढ़ा होना, लाइक होना, नालायक होना, ये एडजेक्टिव है, ये खूबी है। मतलब इसमें वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है। ठीक है, जो ये है वो ऐसे चिल्लाया, इसमें चिल्लाना वर्ब है। आगे एज इफ के बाद बच्चा हो, जैसे गोया के बच्चा हो, यानी इस तरह चिल्लाया जैसे कि वो छोटा सा बच्चा हो। हम बात करते हुए इस तरह का सेंटेंस से बोलते हैं। तो ऐसे को ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वो ऐसे चिल्लाया। ये वाला पोर्शन डियर स्टूडेंट्स आपका है पास्ट का। अब सब्जेक्ट इसमें वो है ना, तो ही क्राइड, ट्राई चिल्लाना, क्राइड चिल्लाया, वाई हटाकर आपने IED लगा दिया। ही क्राइड, वो चिल्लाया। ऐसे का तर्जुमा ऑटोमेटिकली ऐसे जैसे इकट्ठा ही होगा, गोया के और ऐसे गोया के। इसका तर्जुमा एज इफ, राइट। ही क्राइड एज इफ, एज इफ का मतलब जैसे के, गोया के। उसके बाद आपने लगाया ही। क्यों, वी आर टॉकिंग अबाउट ही, क्योंकि हम ही की बात कर रहे हैं। वो ऐसे चिल्लाया गोया के वो बच्चा हो, यानी ये मतलब है वो ऐसे चिल्लाया गोया के बच्चा हो। ही क्राइड एज इफ ही वर a child, या he were a baby. He cried as if he were a child. वो ऐसे चिल्लाया गोया कि वो एक बच्चा हो। मैं इसको शायद ये देखिएगा आपके, ताकि रेंज में आ जाए कैमरे की। as if he were a child। अब इस तरह से इसको हम, he cried as if he were a child, वो चिल्लाया इस तरह गोया कि वो एक बच्चा हो।
अगर ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एडजेक्टिव हो, जिसमें वर्ब ना हो, तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आप पहले हिस्से का तर्जमा उसी टेंस में करेंगे जिस टेंस में वो होगा। अगर ये सेंटेंस होता वो ऐसे चिल्ला रहा था, तो फिर आप क्राइड नहीं करेंगे, ही वॉज क्राइंग, फिर आप कर देंगे ही वॉज क्राइंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड, एज इफ ही वर अ चाइल्ड, जैसे गोया कि वो एक बच्चा हो। तो फिर ट्रांसलेशन अगले हिस्से की हमेशा वर ही लगेगी। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला ये होगा कि आप इसको एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे, जो भी आपका सेंटेंस होगा उस टेंस के मुताबिक उस जुमले की ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, आपने ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसकी ट्रांसलेशन पहले हिस्से की अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। जब फिर उसके बाद आप एज इफ लगाएंगे, तो एज इफ के बाद आप प्लस सब्जेक्ट और देन आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वर ही रहेगा। देखिए वैसे आमतौर पर ही के साथ वॉज लगाते हैं ना, लेकिन जब आप एज इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो एज इफ़ के यूज़ के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब अगले वाले हिस्से में, जो सेकंड पार्ट ऑफ द वर्ब आपका सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर ही रहेगा। आपका हेल्पिंग वर्ब सॉरी ये जो है प्रोनाउन, या यूँ कह लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, आपने हेल्पिंग वर्ब वर ही लगाना है, राइट। और उसके बाद आप बकिया पार्ट ऑफ द सेंटेंस को लिख देंगे जैसा कि ये था। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो ऐसे रो रहा था गोया के पागल हो, या आपके पास एक सेंटेंस है वो इस तरह रो रहा था या वो ऐसे रो रहा था, गोया के पागल हो, ये आपका वर्ब नहीं है, पागल होना एडजेक्टिव है, ठीक है। वो ऐसे रो रहा था, आपका एक सेंटेंस, इस सेंटेंस का एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट आपका गोया के से अगला वाला पागल होना, ये एडजेक्टिव है, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी कहा है कि ये ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द टेंस, आपने टेंस के मुताबिक पहले वाले हिस्से की ट्रांसलेशन करनी है। ये वाला हिस्सा वो ऐसे चिल्लाए, ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो आपने इसकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक कर दी। यानी सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। तो यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा इसकी ट्रांसलेशन में ऐसे रो रहा था, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे वो ऐसे रो रहा था, ही वॉज वीपिंग, वो ऐसे रो रहा था, वो रो रहा था गोया के, ना भी ऐसे लगाओ, ये भी हो ना, अगर वो रो रहा था गोया को पागल हो, तो तब भी वही माने एज इफ ही लगेगा आपका गोया का ट्रांसलेशन करने के लिए। ही वॉज वीपिंग एज इफ, आगे जी वो था तो आप ही लगा देंगे। आगे है वो पागल हो, तो पागल होना मैड होता है, तो सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, प्रोनाउन के बाद वर लगाना है, और वर के बाद आप पागल का तर्जुमा मैड के साथ करेंगे, एज इफ यू वर मैड। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बता दिया है, ये आपका फॉर्मूला है ट्रांसलेट करने का, कि पहले हिस्से का ट्रांसलेशन आप अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे, जो भी आपका टेंस होगा उसके मुताबिक, और उसके बाद एज इफ लगाने के बाद आप सब्जेक्ट या प्रोनाउन लगाने के बाद आप वर लगाएंगे, आप वॉज नहीं लगाएंगे। खा हो है, यानी प्रेजेंट ही क्यों ना अगला हिस्सा हो, ठीक है। जैसे देखो, ऐसे जैसे वो पागल है,
अगर ये भी लिखा होता तो इवन देन आपने वर ही लगाना था, ये बात आपने याद रखनी थी, राइट। और एक बात नोट करनी है कि आपने एज और इफ में स्पेस देना है, अदरवाइज इट विल बिकम द नेम ऑफ एनी पर्सन आसिफ। ASIF लिख देंगे तो आसिफ बन जाएगा, आपने इकट्ठा नहीं, इसमें स्पेस देनी एज इफ ताकि रहे, राइट। आगे हम एक सेंटेंस लेते हैं वर्ब वाला। अगर वो इसमें वर्ब हो, सेंटेंस के अंदर जुमले में कोई वर्ब हो, राइट, तो उसमें क्या करो, वो इस तरह दौड़ा जैसे कि इसने कोई शेर देख लिया हो। सपोज ये करते हैं आप एक सेंटेंस, वो इस तरह दौड़ा गोया के, या जैसा कि, या ऐसे जैसे वगैरह भी लिख सकते हैं। वो इस तरह दौड़ा जैसे या गोया के उसने कोई शेर देख लिया हो। राइट तो अब ये सेंटेंस देखिएगा थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें भी डेफिनेटली दो ही हिस्से हैं। वो इस तरह से दौड़ा, ठीक है, तो ये दौड़ा पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, ही रैन, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने से डियर स्टूडेंट्स आपका पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। ही रैन, वो इस तरह से दौड़ा, वो दौड़ा गोया के एज इफ। अब यहाँ बात वही आपका यूज ऑफ वुड दैट, राइट, वुड दैट आई वर, या वुड दैट ही हैड, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स कि आप उसमें लगा देते थे जनाब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह इसको भी पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, ही रैन एज इफ ही, और फिर आप हैड लगा दीजिए। आगे वर्ब क्या है इसमें, दूसरे पार्ट ऑफ एज इफ के बाद दूसरे पार्ट, उसने कोई शेर देख लिया हो, देखना आपका वर्ब है। एज इफ ही हैड, आगे क्या है जी, सी, देखना, सी सॉ, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एज इफ ही हैड सीन एनी लाइन, एनी लाइन, गोया कि उसने कोई शेर देख लिया हो। तो कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में आपका वर्ब आ जाएगा तो आप उसमें एज इफ के बाद प्रोनाउन लगाने के बाद हेड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, या यूं कह लीजिए कि पास्ट परफेक्ट आप जो है टेंस वो लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट भी यूं ही होता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो ये इस तरह से हम इसको फॉर्मेशन इसकी या बनाने का तरीका क्या कहेंगे कि आपका जो पहला जो पोर्शन होगा उसकी ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के मुताबिक आप ट्रांसलेशन करेंगे। और जनाब जो आपका ये फॉर्मेशन आपकी बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्या है आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ वर्ब आपका होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसमें एज इफ लगाने के बाद आप लगाएंगे प्रोनाउन, जैसा कि ये वाला आप प्रोनाउन लगाएंगे प्लस हेड, एंड देन वर्ब आप लगाएंगे जनाब थर्ड फॉर्म, ओके। तो इस तरह से यू कैन ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस जो ऐसे जैसे या गोया के का ट्रांसलेशन कर रहे हो। उनकी ट्रांसलेशन के दो तरीके हैं, एक वो जिसमें एडजेक्टिव हो उसको इस तरह से, और एक वो जिसके अंदर वर्ब होगा उसको इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। अगर ये तमाम सेंटेंसेस को, अपने तमाम टॉपिक्स को जो डेली बेसिस पर आपको टीच किए जाते हैं, अगर आप इनको 10 मिनट्स 12 मिनट्स का ये लेक्चर होता है, इसको पूरी तवज्जो के साथ आप सुने और उसको प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे नित नए बड़े ज़्यादा सेंटेंसेस बनाते जाएं, तो a day will come when you will definitely be able that you will be inshallah able to talk in English with anybody
fluently without any hesitation, right? And I want to see you definitely talking in English fluently. Hope for the best, inshallah. See you in next lecture. Allah Hafiz.